लें जी इंग्लिश ऐसे से इंग्लिश ऐसे तो पिछले कौन बंदा है जो पिछली 2 क्लासों में नहीं था? आप सने? अच्छा आप अच्छा सही है। दो क्लासों में पिछली में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे का एक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ 3-4 मिनट में रिवाइज करूंगा ताकि आप लोगों की याद दहानी हो जाए। और ऐसे में फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये नहीं होती कि लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, ना ये वजह होती है कि लोग इंग्लिश ऐसे में यानी अंग्रेजी तो लिख रहे होते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही होती कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सो वो क्या करते हैं, जो दिल में आए लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे टीचर कहते होते थे कि अगर शिया हो तो या अली मदद क्या कि सुन्नी हो तो दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू हो जाते हैं। उस तो बाद जिथे जाके ब्रेक लगती है 3-4 सफिया तो बाद फिर समझ नहीं आती की लिख लिया। तो आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे जब लिखना है तो लिखने से पहले प्रॉपर जो है ना उसका होमवर्क करना होता है, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला मेथड मैंने कल आप लोगों को बताया था और ग्रुप में मैंने कुछ उसके तरीके शेयर किए थे और आपके जिम्मे असाइनमेंट लगाई थी कि आप लोगों ने इन चीज़ों पे काम करना है। और उसमें जो सबसे अच्छी असाइनमेंट थी वो मैंने ग्रुप में शेयर की थी दूसरे नंबर पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम से 45-46 पेजेस हैं, वो मैंने क्लास ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। वो बनाई है कायनात अल्ताफ ने ना, वो पुरानी स्टूडेंट्स की लास्ट टाइम उसने बनाई थी पिछले उसमें बैच में ना, तो वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के पास। तो उसको आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको करना था। अक्सर लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ पॉलिटिक्स लिखा है और उससे मुतल्लिक अल्फाज की लाइनें लगा दी हैं। ना उनको पता है कि इसका क्या मतलब है, ना मुझे पता है उसका क्या मतलब है, किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने फाइल शेयर की है ग्रुप में, अभी उस्मान ने दोबारा शेयर कर दी है। तो इस फाइल को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और इस तरह से अपनी फाइल बनानी है। इस फाइल को आपने रट्टानी मारना, ये आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा भी 1-2 अच्छी फाइल्स हैं, मैं क्लास के बाद उन पे कमेंट करूंगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं तो हम अपने पास डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल तो बहुत सारा जमा हो गया है। अब इसमें से हम लोगों ने कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ज्यादा रेलिवेंट हैं, उनकी आपने एक लिस्ट तैयार करनी होती है और फिर उनके ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। ठीक है जी, उन्हीं पॉइंट्स में से जो मैंने एच फेस्टल आपको बताए हैं। मसलन आपने 2 सोशल से पॉइंट उठा लिए, 2 पॉलिटिकल से उठा लिए, अगर आपने एक ही तरह कैसे लिखना है, 2 आपने इकोनॉमी से उठा लिए, 2 आपने टेक्नोलॉजी में से उठा लिए, तो आपके पास 10-12 पॉइंट्स बन जाएंगे। उन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने ऐसे तहरीर करना है। समझ आ गई है बात की? हम स्टार्ट करने लगे आज कि बाज़ हम लोगों को कहा जाता है कि एनालाइज, ऐसे गिवन होता है उसके एंड पे वर्ड होता है एनालाइज। ये सिर्फ ऐसे में नहीं बल्कि बाकी पेपरों के अंदर भी, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और इस तरह के दीगर पेपरों में आपके पास एनालिसिस का एक ऑप्शन आता है कि एनालाइज करो। जब आप एनालाइज कहते हो तो एनालाइज होता क्या है बेसिकली? एक तो यही एनालिसिस है जिसे हम पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये 4 वर्ड थे। तो मैंने इसमें ये कुछ और चीजें ऐड करके तो शॉर्टकट के लिए एच पेस्ट बना दिया इसको। ओरिजिनली जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो इसे PEST एनालिसिस कहते हैं, पेस्ट एनालिसिस। आज जो दूसरा एनालिसिस हम सीखेंगे उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट। ये स्वॉट क्या बला होती है? इसमें S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होती है आपकी किसी भी चीज की, किसी भी पॉलिसी की, किसी भी जगह की, किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी, यानी आपको ऐसे आ जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे ऐसे लिखो, CPEC इज अ गेम चेंजर। आगे कहता है एनालाइज, टॉपिक आ गया CPEC इज अ गेम चेंजर, फुल स्टॉप, और आगे उसने कमांड दे दी एनालाइज। तो फिर आप कौन सी अप्रोच अपनाओगे उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो मैं लिखने लगा हूं, उसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट। स्वॉट में S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आप लोग जरा सोचें इस पे। व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज पावर? डिफाइन करें कोई बंदा पावर को। फिजिक्स वाला कोई बैठा?
which makes you capable to do certain things. बोलो। फोर्स बाय यूनिट एरिया, शाबाश। सिद्रा यूनस, पॉजिटिव बेनिफिट्स, एबिलिटी टू डू वर्क, शाबाश। यानी आप लोगों को थोड़ा सा पता है कि स्ट्रेंथ या जो लफ्ज पावर है वो हम यूज करते हैं पावर टू डू वर्क के लिए, यानी कि कोई भी काम करने के लिए अगर आपके पास पावर है तो। अब ये पावर क्या बला है, वो इन्होंने फिजिक्स में बताया, फोर्स पर यूनिट, यानी कि फोर्स आपके पास कोई ना कोई अवेलेबल हो। हम अंग्रेजी के अंदर जब कहेंगे स्ट्रेंथ तो इससे मुराद क्या होगा, इससे मुराद होगा पॉजिटिव प्रिवेलिंग एस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जो भी चीज़ है हमारी। वो सी पैक हो सकता है, वो पाकिस्तान यूएस रिलेशन हो सकते हैं, वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशन हो सकते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी हो सकती है। कोई भी चीज़ जो हो और उसमें आपके पास जो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, इनको हम कहेंगे स्ट्रेंथ्स। हम जस्ट एनालाइज करते हैं सिंपल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। एक एग्जांपल जस्ट हम करने लगे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। नंबर 1 इसकी लोकेशन, इसकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान की लोकेशन इसकी स्ट्रेंथ है कि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहां से पूरी दुनिया का यूं समझ लें सेंटर बनता है ट्रेड के उन्वान से। ऑयल जब निकलेगा वो यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा, चाइना की तरफ जो चीजें जानी है वो इंडियन ओशन में इसके पास से गुजर के जानी है। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ गई लोकेशन। नंबर 2 हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है। नंबर 3 हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जिन लोगों को स्क्रीन ब्लर फील हो रही है, उनका इंटरनेट वीक है, वो लोग अपने इंटरनेट पे काम करें। टूरिस्ट प्लेसेस हैं हमारे पास। नंबर 4 पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। और हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास समंदर मौजूद है, वार्म वाटर मौजूद है। नंबर 6 बकौल इमरान खान 12 सीजन है आपके पास, सीजन्स। और क्या हो सकती है स्ट्रेंथ्स हमारे पास, बाकी मैंने ये 6 लिखा। हाँ जी, वी आर एटॉमिक पावर, शाबाश, ये हमारी स्ट्रेंथ है, शाबाश। एटॉमिक पावर हो गई, और लीडिंग रोल ठीक हो गया पॉलिटिक्स के अंदर। और बताएं कुछ, इधर से कोई बोला था अभी। और नेचुरल रिसोर्सेज हो गया हमारे पास। आप क्या बोल रहे हैं मोहसिन, शाबाश। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज आ गए, मिनरल्स आ गए। आपको पता है पाकिस्तान सीमेंट बरामद करता है, एक्सपोर्ट करता, अच्छा खासा सीमेंट एक्सपोर्ट करता। लोकेशन हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिख लिया, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। क्या आप लोग इस तरह की और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके अपने पास लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ्स आ जाएंगी। अब आपको मैं यहाँ पे एक और मजे की बात बताता हूँ, बाज़ यही स्ट्रेंथ्स आपके लिए थ्रेट बन जाती है। आपकी लोकेशन आपके लिए थ्रेट है। आप स्कूल से साइड पे जैसे ऑस्ट्रेलिया पड़े होते, तो आपको अफगान वॉर के अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं थी। आपको जिहाद के नाम पे जो दहशत गर्दी का सामना करना पड़ा उसकी ना पड़ती। तो आपकी लोकेशन बाज़ आपके लिए थ्रेट भी बन जाती है। ह्यूमन रिसोर्स, हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास आबादी बहुत ज्यादा, लेकिन ये बर्डन भी है आपके ऊपर। कल हमने ओवर पॉपुलेशन पे परसों ऐसे लिखा था। फिर हमने कहा जी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के जाने की वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज अ थ्रेट। कि टूरिस्ट प्लेसेस पे जब आप लोग जाते हैं, वहां पे प्लास्टिक डेब्रिस आप फैलाते हैं, वहां पे आप चीजें खराब करते हैं, नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है।
तो इसका थ्रेट हो गया, नेगेटिव बात हो गई। फिर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आपके पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर रही। ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। फिर इसी को वार्म वाटर्स है आपके पास, कि आपके पास पूरा साल ट्रेड के लिए चीजें मौजूद हैं, दैट मेक्स यू वल्नरेबल, कि किसी भी टाइम आपके इन वार्म वाटर्स की वजह से आप पे अटैक हो सकता है, और आप यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स। ठीक है जी। फिर एटॉमिक पावर है आप, और आप पे इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान की जो एटॉमिक पावर्स हैं ये दहशतगर्दों के हाथ लग सकती है। तो क्या हो गया, आपकी यही जो पावर थी, अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना किया जाए तो दैट बिकम्स अ थ्रेट फॉर यू। गॉट इट। यहाँ पे मैंने नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कॉलोनाइजेशन होती है। अफ्रीका के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल दे आर पुअर। व्हाई? वो इसलिए आपके यहाँ पे अभी आपने सैंडिक प्रोजेक्ट जो है, वो कौन सा था, सैंडिक था जो भी रिसेंटली हुआ है इसमें बलूचिस्तान में, तो सैंडिक प्रोजेक्ट आपको जो है ना वो हो गया, रेकोडिक प्रोजेक्ट जो है। इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास वाटर तो आ रहा है, लेकिन आपके पास स्टोर करने की जगह नहीं है, तो आपको गर्मियों में फ्लड्स होते हैं यहाँ पे। तो यानी हर जो पॉजिटिव चीज होती है दैट कैन एक्ट एज अ थ्रेट फॉर यू, दैट कैन एक्ट एज अ वीकनेस फॉर यू एज वेल। यहां से मैंने आपको एक बात बतानी है कि जब इंग्लिश ऐसे का पेपर आपके सामने आता है, तो टीचर जब आपसे कहता है कि आप स्टेटमेंट से एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो, तो वो एक्चुअली आपको ये कह रहा होता है कि गो टूवर्ड्स द साइड दैट इज पॉजिटिव साइड। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे जाने का मौका ना बन रहा हो, तो नेगेटिव साइड पे भी जाके आप चीजों को कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी वीकनेसेस लिखना शुरू करें, यही बातें घूम फिर के आपकी वीकनेसेस बन जाएंगी। ऐसे ही आप अपनी अपॉर्चुनिटीज लिखना शुरू करें, ऐसे ही आप अपने थ्रेट्स लिखें। तो आज के लेक्चर के पहले हिस्से में हमने सीखा स्वॉट एनालिसिस। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में, इवन इस्लामियात के पेपर में बाज़ औक़ात एक सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें आपको स्वॉट एनालिसिस लगाना पड़ता है। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि मैं कभी किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में फेल नहीं हुआ, इसलिए कि मैं पेपर के अंदर एक सवाल पेस्टल एनालिसिस से हल करता हूँ, लोगों से हट के लिखा होता है, मेरी अपनी कंस्ट्रक्ट होती है वहां बैठ के। दूसरा सवाल मैं स्वॉट एनालिसिस से हल करता हूँ। तीसरा सवाल जो आपको मैं बताने लगा हूँ उसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग साइकिल। पॉलिसी मेकिंग साइकिल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तीसरा सवाल मैं आमतौर पे पॉलिसी मेकिंग साइकिल पे हल करता हूँ। CSS PMS के जो भी पेपर हो, तो मैं उसमें क्या यूज करता हूँ, पॉलिसी मेकिंग साइकिल। थ्रेट। अच्छा, इसमें स्वॉट में मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये प्रेजेंट होती है, जो करंटली मौजूद होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है ये प्रेजेंटली मौजूद होती है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है ये आपका फ्यूचर होता है। स्वॉट में स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी प्रेजेंट होती है, जो इस वक्त है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट फ्यूचर में होता है। किसी भी स्ट्रेंथ या वीकनेस की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आ सकता है। बाज़ औक़ात आपकी वीकनेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मसलन आप लोगों ने फील किया होगा आमिर लियाकत है जैसे, अब उसकी एक वीकनेस है कि लोग उसको नापसंद करते हैं, बट यही उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। समझ आ रही है बात की? तो बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रेंथ आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, बाज़ औक़ात आपकी वीकनेस आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसे नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं। आप में से अगर कोई बिजनेस का स्टूडेंट हो उसे पता होगा नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग में आप जानबूझ के ऐसी बात करते हो कि लोग मुतवज्जो हो जाए। मसलन बड़ा सा एक इश्तिहार लगाएंगे, उसके ऊपर जानबूझ के कोई स्पेलिंग गलत लिख देंगे ताकि लोग सारे देखेंगे और एक स्पेलिंग गलत लिखे हो, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा लिया। ऐसे ही एक मैं मार्केटिंग टेक्निक देख रहा था, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने 5,000 के नोट की शक्ल का एक पोस्टर बनाया। एक साइड पे उन्होंने नोट प्रिंट किया, यानी नोट की तस्वीर प्रिंट की, और दूसरी साइड पे उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट प्रिंट की, और उसको उन्होंने क्या किया, रोड पे फेंकते गए। अब जो आए देखे 5,000 का नोट है, उठाए, उठा के देखे, पैगाम तो पहुंच गया,
दिस इज योर वीकनेस या शातरपन से आपने क्या कर लिया, एक आपने लोगों की वीकनेस से, यानी लोग 5,000 का नोट भज के चुक देने, लोगों की वीकनेस को आपने अपने लिए बतौर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। तो आर्गूमेंट कैसे बिल्ट होता है? आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स, तो दोस्त कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। मैंने कहा इसकी वजह से रेवोल्यूशन आ सकता है। वो एकदम हैरान हो गए, कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का रेवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा मैं लॉजिक बनाऊंगा। मैंने लॉजिक बनाई, मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोगों का की एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो कम पैसों पे ज्यादा काम करते हैं। जब कम पैसों पे ज्यादा काम करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर द फ्यूल फॉर रेवोल्यूशन। सो कहाँ प्राइवेटाइजेशन और कहाँ रेवोल्यूशन, हमने उसको कनेक्ट कर लिया। तो आप लोगों को इंग्लिश एसे के अंदर, आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, आप लोगों को अपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपनी बात को लिंक करना है। सीएसएस या पीएमएस में कोई बात भी गलत या ठीक नहीं होती, रेलिवेंट या इररेलिवेंट होती है। अगर आपने ये समझा दिया कि प्राइवेटाइजेशन इज अ थ्रेट फॉर द नेशन बिकॉज इट कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आर्गुमेंट बन जाएगा। समझ आ रही बात की? बातों को अगर आपको जोड़ना आता है तो आपका इंग्लिश ऐसे फेल नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट चल रहे हैं पॉलिसी मेकिंग साइकिल पे। पॉलिसी मेकिंग साइकिल क्या होता है? जब भी कोई इशू जनरेट होता है, जब भी कोई इशू जनरेट होता है, उस इशू के अंदर उस इशू के अंदर एक दो मिनट ब्रेक लीजिएगा जरा। अच्छा जी, पॉलिसी मेकिंग साइकिल। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है? एनीवन? पॉलिसी होती क्या? अच्छा, फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर डूइंग समथिंग, और सेट ऑफ डायरेक्शंस टू अचीव सम गोल्स। कोई और? पॉलिसी क्या होती है? आज तक आप बड़े लफ्ज करते हैं जी, फलाने की फलानी पॉलिसी। सेट रूल्स, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर टू ब्रिंग प्लान, एक्शन प्लान, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, और फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन। अच्छा, पॉलिसी की डेफिनेशन ये है, पॉलिसी इज अ रिस्पॉन्स और नॉट अ रिस्पॉन्स। पॉलिसी इज अ रिस्पॉन्स और नॉट अ रिस्पॉन्स। या तो ये रिस्पॉन्स होता है या फिर नॉट अ रिस्पॉन्स होता है फॉर अ सर्टेन इशू। पंजाब के अंदर डेंगू फीवर आया, डेंगू मच्छर आए, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, डेंगू ने श्रीलंका में इतनी अमवात फैलाई थी
शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे श्रीलंका से डॉक्टर्स की टीमें बुलवाई और बुलवाने के बाद उसने एक फ्रेमवर्क, एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड किए, उस पर लेजिस्लेशन की और फिर उसको मॉनिटर करने के लिए डेंगू प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। उसने मीडिया के जरिए से लोगों को आगाह किया, तरह तरह का काम किया। दैट वाज अ पॉलिसी टू कर्टेल डेंगू। ये क्या था? दैट वाज अ पॉलिसी रिस्पॉन्स। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट आई, डेंगू जो है ना वो स्टार्ट हुई। इमरान खान से इंटरव्यू में सवाल हुआ कि डेंगू को कैसे आप कर्टेल करेंगे? उसने कहा सर्दियां आएंगी, मच्छर मर जाएगा। नॉट अ रिस्पॉन्स, दिस वाज आल्सो अ पॉलिसी। आई एम नॉट किडिंग, ही लिटरली सेड दैट। उसने ये कहा कि गर्मियां आएंगी, मच्छर मर जाएगा। ये था उसका रिस्पॉन्स, ये थी उसकी पॉलिसी। तो किसी भी चीज पे, कोई किसी भी इशू पे आपका जो फैसला होता है वो फैसला बेसिकली पॉलिसी कहलाता है। तो यानी हमें पता चला कि पॉलिसी बनने के लिए जरूरी है कि पहले कोई इशू हो। तो इशू जो है ये हमारा पहला स्टेप है इसमें, इशू डायग्नोसिस। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? डायग्नोसिस ऑफ द इशू। यूरोप के अंदर जो होमोसेक्सुअल मैरिजेज हैं ये हो रहे हैं आजकल, बाकायदा कानूनी तौर पे हो रहे हैं। वहां पे ये इशू था, एग्जिस्ट करता था, लोगों ने सोसाइटी में सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया था। सो एक इशू क्रिएट हो गया कि सेम सेक्स मैरिज को आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सो व्हाट डिड दे डू? उन्होंने इस इशू को डायग्नोज करने के बाद इसके ऊपर एक पॉलिसी एक्शन दिया। पाकिस्तान के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी की कल्चर एंड नॉर्म्स के मुताबिक। हमारे यहाँ पे रिलीजियस ड्रिवन सोसाइटी है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये इशू ही नहीं है, लिहाजा इस पे हमारे मुल्क में पॉलिसी नहीं बन सकती। पॉलिसी तब बनेगी जब आपके कंट्री के अंदर किसी भी इशू को डायग्नोज करके इशू तस्लीम कर लिया जाए। जब आप उसको इशू ही तस्लीम नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो पॉलिसी। तो पहला स्टेप होता है इशू डायग्नोसिस। आप पहली हेडिंग दे लें इशू डायग्नोसिस की। तो कोई भी इशू कौन डायग्नोज कर सकता है? कोई भी इशू कौन डायग्नोज कर सकता है? नंबर 1 पे होता है मीडिया, उसको आइडेंटिफाई करता है कि दिस इशू इज प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। सब पॉइंट्स लिखते जाएं इशू डायग्नोसिस के, कि मीडिया जो होता है वो क्या करता है, आपको बताता है कि यहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कोई रिसर्चर बताता है आपको, एकेडेमिया बताता है, कोई प्रोफेसर रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते हुए उसे कोई चीज मिल गई, उसने कहा कि ये क्या हो सकती है, कैन बिकम एन इशू। रिसर्च की वजह से आप उस इशू को डायग्नोज करते हो। मसलन आप देखते हैं किसी भी सर्टेन इलाके में एकदम से जानवर मरना शुरू हो गया, वो क्या करेंगे? जो वेटरनरी साइंटिस्ट हैं उनको बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि आओ इसको डायग्नोज करो, इशू डायग्नोज करो। या जैसे कोविड आया था, शुरू शुरू में चाइना में लोग गिरना शुरू हो गए, मरना शुरू हो गए, तो समझ ही नहीं आ रही थी कोविड है क्या भला, कोविड है क्या भला। सो आप लोगों को एक बात यहाँ पे समझ आई कि जो कोविड है ये पहले डायग्नोज हुआ, हमें नजर आया सोसाइटी में कि लोग पुरअसरार बीमारी से मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? उसके लिए रिसर्चर्स बिठा दिए। तो इशू डायग्नोसिस में कौन हो सकता है? रिसर्चर, साइंटिस्ट, एकेडेमिया। और कौन इशू डायग्नोज कर सकता है? सिविल सोसाइटी कर सकती है। मिसिंग पर्सन्स, पाकिस्तान के अंदर लोग गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते किधर गए, इल्जाम लगता है कि एजेंसियां उठा के ले गई। इशू तो एग्जिस्ट करता है। अब उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी दी, क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये लोग जाके बीएलए के साथ मिल गए हैं। जो बलोच मिसिंग पर्सन थे उनके लिए क्या आंसर मिला कि ये बीएलए से जाके मिल गए, बलोच लिबरेशन आर्मी से। जो शिया मिसिंग पर्सन थे उनके बारे में क्या मिला कि ये सीरिया या ईरान चले गए हैं लड़ने के लिए। जो सुन्नी मिसिंग पर्सन थे उनके बारे में हुआ कि ये सऊदीया या किसी और इस तरह बहरीन चले गए हैं। मतलब इशू डायग्नोज हुआ, लोग सड़कों पे निकले तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया। अगर लोग नहीं निकलते, सिविल सोसाइटी नहीं निकलती, तो देयर वुड बी नो आंसर टू इट। समझ आ गया?
तो सिविल सोसाइटी कैन एक्ट एज अ मोड as an agent of issue diagnosis. Government itself can diagnose an issue. मसलन तूफान आने वाला है, महकमा मौसमियात ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर क्या रिस्पॉन्स देना है, वो गवर्नमेंट के जो भी पीडीएमए एनडीएमए बॉडीज थी उनको कह दिया कि आप इसके लिए तैयारी कर लो। लाहौर में वासा को अलर्ट कर दिया गया कि जी बारिशें होने वाली हैं, तूफान आने वाला है, इसको यूं देख लो। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन आइडेंटिफाई। जो आपका महकमा मौसमियात है बेसिकली गवर्नमेंट है ना, हुकूमत का पार्ट है, जो डिपार्टमेंट है वो कर सकता है। अपोजिशन इशू को आइडेंटिफाई कर सकती है। यस, आर्मी कैन डू दैट, इंटेलिजेंस कैन डू दैट, अपोजिशन कैन डू दैट। तो आप अपने पास कोई इस तरह के 6, 7, 10 पॉइंट बना सकते हैं कि इशू को डायग्नोज कौन कौन कर सकता। तो आप लोग बनाएंगे इसको अपने होमवर्क में, अपने चीजों में बनाएंगे इसको। जब इशू डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है टू द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स उसे अपने एजेंडा का पार्ट बना लेते हैं। तो सेकंड स्टेप होता है पॉलिसी में एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग कैसे होती है कि किसी भी इशू को जो डिसीजन मेकर्स हैं अपने एजेंडा में लेके आए। नंबर 1, वो जो बॉडी है, अगर फेडरल कोई इशू है तो फेडरल कैबिनेट, अगर कोई लीगल इशू है तो उसको फेडरल लेजिस्लेचर, अगर कोई प्रोविंशियल इशू है तो उसको सूबाई असम्बली या सूबाई हुकूमत। अगर किसी खास डिपार्टमेंट का इशू है, मसलन हम जिस रोड पे बैठे हैं इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होती है, ये एक इशू है, ये आइडेंटिफाई हो गया, मीडिया में आ गया, तो अब ये किसके पास जाएगा, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, कि आप इसका कोई हल निकालो कि यहाँ पे ट्रैफिक क्या हो जाए। वो क्या करते हैं, बाज़ वक़्त वन वे कर देते हैं। समझ आ रही, जैसे ये पंजाब असम्बली के साथ वन वे हुआ हुआ रोड, आप एक ही साइड पे जा सकते हैं, दूसरी साइड से आ सकते हैं। तो वो क्यों किया, क्योंकि अगर वो सेम साइड रखते, दोनों टू वे रखते तो वहाँ ट्रैफिक फंसती थी। तो उस डिपार्टमेंट ने उसको अपने एजेंडे का पार्ट बना लिया। और कौन एजेंडा सेटिंग में काम कर सकता है, लॉबिस्ट। जो लॉबिस्ट होते हैं अमेरिका के अंदर, बाकायदा लॉबिंग फर्म्स होती हैं अमेरिका के अंदर, एजेंडे का पार्ट बनाने के लिए बाकायदा लॉबिंग फर्म काम करती है। इंडिया की जो अमेरिका में सुनी जाती है, वो क्यों सुनी जाती है, बिकॉज कि उसने लॉबिंग फर्म्स को अच्छा खासा पे किया होता है और वहां पे ये लीगल है, लॉबिंग इज लीगल। इसके अलावा एजेंडा सेटिंग में कैसे आ सकता है, थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। मौलाना खादम रिजवी निकलें और उसके बाद जाके रोड ब्लॉक कर दें, अब आपको एजेंडे का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप्स, एजेंडा सेटिंग डिपार्टमेंट खुद भी कर सकता। ठीक हो गया। जब एजेंडा सेटिंग होती है तो एजेंडा सेटिंग के अंदर पॉइंट आ जाता है, डिस्कस होता है, तो उस पर सर्टेन रिस्पॉन्सेज तैयार होते हैं। उसके लिए तीसरा पॉइंट है, पहला हमारा टॉपिक था इशू डायग्नोसिस, दूसरा एजेंडा सेटिंग, तीसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज सेटिंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स, सेटिंग द लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज का इशू है, हमें पता है दरख्त लगाने से इस मसले को कम किया जा सकता है, एजेंडे का हिस्सा बन गया फॉर एग्जांपल। अब आंसर क्या, दरख्त कैसे लगाए जाए। हम कहते हैं जी हम पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ दरख्त लगाएंगे। हमारी आबादी जो कितनी है, 22 करोड़ है, हम 22 करोड़ दरख्त लगाएंगे। इसके लिए हर बंदा अपना एक एक दरख्त लगाएगा। गवर्नमेंट ने ये फरमान जारी कर दिया, कितना इसकी इफेक्टिवनेस होगी, नहीं होगी। कितने लोग हैं जो वॉलंटियरली दरख्त लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए दरख्त लगाओ और हर बंदा कम से कम एक दरख्त लगाए।